नमस्कार दोस्तों। आज आप हैं एस स्टडी पॉइंट में संजय सर के साथ। आपके लिए हम लेकर के आए हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, कक्षा 10 चैप्टर 2। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अम्ल। पहले तो अम्ल की परिभाषा सुन लीजिए। अम्ल क्या है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं या अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनके गुण देख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है खट्टा। अब प्रबल अम्ल, ये 3 प्रबल अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? ये 3 दुर्बल अम्ल हैं, CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल हैं। तो प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, इनको याद रखिए, दुर्बल अपने आप याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं कि सांद्र अम्ल, जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में। भाई सांद्र शरबत कैसा होगा? चीनी अधिक मात्रा में होगी तो सांद्र हो गया, तो अम्ल अधिक मात्रा में होगा तो सांद्र अम्ल हो गया। और तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में हो, तनु हो गया। तनु मीन्स पतला, सांद्र मीन्स गाढ़ा। इससे अंदाजा लगा लीजिए, याद हो जाएगा। क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। प्रबल क्षारक कौन से हैं? NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे हो गए प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक हैं NH4OH, ये दुर्बल क्षारक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रबल अम्ल कौन से हैं, प्रबल क्षारक कौन से हैं, तो इनको याद रखिएगा। पिछली साल बना था अभी सुपर टेट में क्वेश्चन कि नमक जो है वो किससे बना है। नीचे ऑप्शन दिए थे, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो क्या हो गया, किससे किससे बनता है? NaOH प्रबल क्षारक और HCl क्या है? प्रबल अम्ल। तो इसका आंसर ऐसे तरीके से अब क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अच्छा, इनकी परिभाषा देख लीजिए क्षारक की। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसी पर हम आगे चलते हैं। क्षार, क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। लवण, साल्ट, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। लवण हैं कौन से? NaCl है, KCl है, ये लवण हैं। सूचक, सूचक क्या होते हैं? किसी दिए हुए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्ज कराने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब देखिए आप, सूचक होते क्या क्या हैं, सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधी सूचक। ये प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक में क्या होता है? ये लिटमस पत्र है, पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया पौधे के फूल और हल्दी। हल्दी में कभी देख लीजिए क्षार मिला करके। और कृत्रिम, कृत्रिम में 2 हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन। और गंधी सूचक क्या हैं? गंधी सूचक हैं प्याज, लौंग। इनका गंध बदल जाएगी अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में गंध अलग हो जाएगी, अम्लीय माध्यम में अलग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। धातु की क्रिया, धातु अम्ल से भी क्रिया करती हैं और क्षार से भी क्रिया करती हैं धातुएं। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। ये अम्ल है HCl, Zn धातु है, ZnCl2, ये लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आई। सेम क्रिया इसमें भी होती है, क्षारक में भी। क्षारक धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये Na2, ZnO2 लवण है और ये हाइड्रोजन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
पोस्ट पैप। ये क्या होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्ज की जाती है। परख नली के सामने जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये पट 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 की ध्वनि उत्पन्न करती है, आपने देखा होगा कभी कभी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। आगे हाइड्रोजन का टेस्ट किया जाता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया, ये देखिए धातु कार्बोनेट है Na2CO3 और ये धातु बाइकार्बोनेट है NaHCO। ये धावन सोडा है, ये खाने का सोडा है। दोनों से अम्ल क्रिया करते हैं और बनाते क्या हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये देखिए NaCl लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर भी NaCl लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया है। ठीक है, लेकिन क्षारकों की कोई क्रिया नहीं होती है धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से। चूने के पानी के साथ टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया तो CaCO3 और जल, दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया, अभी तो कम मात्रा में की थी। अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, जल में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस जलीय होता है, जलीय विलीन प्राप्त होता है, एक्वेटिक प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षार परस्पर जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, जब अम्ल तथा क्षारक प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव समाप्त, मतलब अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाए क्षार के द्वारा और क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाए अम्ल के द्वारा, यानी उदासीन हो जाए, इनकी pH वैल्यू 7 हो जाए, इस स्थिति को हम लवण कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार की अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक तो अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक तो क्षारीय लवण बनेगा। जो प्रबल होगा वैसा ही लवण बनेगा। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन लवण बनेगा और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक से उदासीन लवण बनेगा, और जल तो सब में निकलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। ये धात्विक ऑक्साइड है CuO और अम्ल HCl अम्ल है तो CuCl2 + H2O, यानी अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया कराने से लवण और जल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कौन कौन से धात्विक ऑक्साइड हैं, CuO, MgO, FeO, ये सब धात्विक ऑक्साइड हैं। धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ क्या क्रिया होती है देख लीजिएगा। अधात्विक ऑक्साइडों की, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार लवण और जल, ये भी लवण और जल बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति में होते हैं और इनमें बिजली प्रवाहित हो जाती है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या होते हैं देखिए। जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। कौन, अम्ल। हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H पॉजिटिव H2O तो ये H3O पॉजिटिव, HCl H2O तो H3O पॉजिटिव और Cl, ये क्लोरीन निकाल दिया इसने आयन। जल की उपस्थिति में क्षारक, ये अभी बता चुके हैं ऊपर। जल की उपस्थिति में क्षारक क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उसकी रिएक्शन दी हुई है दोनों में, हाइड्रोक्स इसमें 2OH, इसमें OH एक आयन, इसमें 2 आयन निकल रहे हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल को मिलाने से समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए लगातार हिलाते रहने से, क्योंकि प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अगर हम जल में अम्ल को मिला देंगे तो अम्ल की कम मात्रा मिलाएंगे, और अगर जल को अम्ल में मिलाएंगे तो अम्ल की तो मात्रा पहले से पूरी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। सांद्र जल में अम्ल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुटित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसको आप तैयार कर लें, ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाएगा अम्ल डालने पर, और स्थानीय ताप के कारण कांच टूट जाएगी। दो तरीके हैं इसके, दो। अम्ल की अभिक्रियाएं अभी आप पीछे जो पढ़ चुके हैं उनको इस चार्ट से देख लीजिए। अम्ल धातु
अम्ल और धातु मिलकर के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्षारक के साथ इसकी क्रिया जो है लवण और जल बनाती है, और लवण जल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। क्षारक की अब क्रिया, लवण धातु के साथ अब क्रिया होगी तो क्या बने, लवण और हाइड्रोजन गैस, और अधात्मिक ऑक्साइड के साथ होगी तो भी लवण और अधात्मिक ऑक्साइड के साथ होगी तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। और अम्ल के साथ अब क्रिया होगी तो भी लवण और जल बनेगा, ठीक है। परंतु धातु बाई कार्बोनेट की क्षार के साथ कोई अब क्रिया नहीं होती है। पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के लायक है। अम्ल व क्षारकों में समानताएं क्या हैं, सभी अम्ल एचायन उत्पन्न करते हैं जलीय विलयन में, और क्षारक वो एचायन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव या OH निगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी आ जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये प्रबलता हो गई। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा जलीय विलयन में उतना प्रबल अम्ल होगा, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेगा जलीय विलयन में उतना प्रबल क्षार होगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या है, अनेक सूचकों का मिश्रण। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल, पीएच पैमाना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी है पुषांश यानी पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द, पोटेंज शब्द कहाँ से लिया, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच 7 है तो उदासीन होगा, पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा। यहाँ स्केल 0 से 14 तक, किस पर, इस पैमाने पर 0 से 14 तक स्केल होता है जो उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन बढ़ता जा रहा है तो ये प्रबल अम्ल हैं, घटता जा रहा है तो दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद में क्षार, OH आयन बढ़ता जा रहा है इधर तो ये इधर प्रबल अम्ल हैं, घटता जा रहा है इधर दुर्बल अम्ल हैं। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को हम क्या 7 बीच में दिया है पॉइंट 7, इस 7 से इधर बढ़ोगे, ज़्यादा बढ़ेगी अगर पीएच तो प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, पीएच कम होगा तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन की, ये जो है यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है, इसको सही कर लें। यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन दिया है, H पॉजिटिव आयन नहीं है, ये OH निगेटिव आयन लिखा हुआ है, सॉरी, बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति। हाँ, इधर जो है हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या सही लिखा है, कमी लिखा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर बढ़ेगा क्या, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए सही लिखा, हमने उसको पढ़ा नहीं थी सही से। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पौधों एवं पशु पीएच के संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच ही कार्य कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिए। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। बिल्कुल टू द राइट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारे शरीर का पीएच परास कितना है, 7 से 7.8, और वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर इससे 5.6 से भी कम आ रहा है तो इसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। मिट्टी का पीएच कितना होता है, मिट्टी का पीएच परास, उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता है। इस किसी मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन होने लगता है, और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी क्षारक का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा
को उदासीन करता है। मिल्का मैग्नीसिया, जो आपने देखा होगा खड़िया जैसी दवाई होती है जिसको एंटासिड डॉक्टर देता है कि इसको पी लीजिए जाकर के, आपके पेट की जलन कम हो जाएगी। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह में कभी कभी आप ब्रश मत करिए तो दांत खट्टे लगने लगते हैं, इसका मतलब है कि पीएच मान कम हो गया है और अम्ल बनने लगा है। 5.5 से कम होने पर दांत क्षय प्रारंभ हो जाता है, इसी को कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, लोग कहते हैं कीड़ा नहीं लग जाता है। पीएच मान कम होने से दांत जो है अम्लीय माध्यम में क्षय हो जाता है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, कई बार पूछा गया मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांतों का एनेमल होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। जल नहीं, जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये क्षरित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से, आपने देखा होगा जितने भी दंत मंजन होते हैं क्षारकीय होते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं। पौधों, पशुओं एवं पौधों में उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का लगाने से आराम मिलता है। जब भी आपको कोई डंक मारे, आज ये दवा सीख लीजिए आप लोग, सबके घर में खाने का सोडा होता है, उस बेकिंग सोडा को लगा लीजिए, आपको डंक में तुरंत आराम मिल जाएगा। नेटल के डंक वाले मैसेनाइक अम्ल छोड़ देता है। नेटल जो डंक मारता है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है, मैसेनाइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ढाक के पौधे, ढाक होता है ढाक, ढकौआ जिसको बोलते हैं, इसके पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है, ढाक के पौधे की पत्ती रगड़कर। चलिए, लवणों का पीएच कितना होता है, प्रबल, चलिए ये तो बता चुके हम आपको एक बार। साधारण नमक में रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतने रसायन हैं साधारण नमक से बनाए जाते हैं, यानी NaCl से बनाए जाते हैं बनने वाले रसायन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लवण जल से विद्युत प्रवाहित होने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार अपक्रिया पूछा गया है कि क्लोर क्षार अपक्रिया किसे कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये अपने आयनों में, यानी किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा वियोजित होकर के, और इस क्रिया को हम क्लोर क्षार क्रिया कहते हैं। क्रिया नीचे दी हुई है आपको, 2NaCl, ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, और H2O ये जल है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दिया क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें जली, ये सोडियम क्लोराइड है, ऐसे देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड ये रहा, और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो एनोड पर Cl2 गैस निकलती है, कैथोड पर H2 गैस, और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। उपयोग क्या है इसका, ईंधन मार्गरीन में Cl2 की स्वच्छता। क्लोरीन का उपयोग क्या है, PVC, CFC के लिए, और जल को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। HCl इस्पात की सफाई, औषधियाँ बनाने में। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है NaOH, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए या साबुन कागज बनाने के लिए। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बनाने में, घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजक के लिए, दोनों काम में आता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर दी, ये क्लोरीन गैस हो गई, तो बना क्या है, इन दोनों से ये CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन गया ये वाला, और पानी निकल गया बाहर। उपयोग क्या होता है इसका, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र में लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में मज्जा विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में, पीने वाले पानी में जीवाणुओं को या रोगाणुओं को नष्ट करने के रूप में या रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा आ गया, बेकिंग सोडा यही हमारा खाने का सोडा, रेक्स इसको बोलते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH4Cl NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न क्रिया होती है, देख लीजिए, जो भी हम आटे में मिलाते हैं इसको, तो क्या क्रिया होती है खाना पकाते समय, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा ये है, और इसको जब हम गर्म करेंगे, ये डेल्टा ताप का निशान है, तो Na2CO3 बना, और H2O और CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, इसी के कारण जो है फूल जाता है आटा। बेकिंग पाउडर
बनाने में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, जिससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ये एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल, अग्निशामक, जो हम लोग सोडा नहीं पीते हैं बोतल वाला सोडा अम्ल, या अग्निशामक बनाने में भी किया जाता है। अगला है धावन सोडा। यही धोने का सोडा, कपड़ा धोने वाला, ये धावन सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा, यह एक अम्लीय लवण है। धोने का सोडा क्या है? क्षारकीय लवण है, अम्लीय नहीं, सॉरी, क्षारकीय लवण है। Na2CO3 + 10H2O। सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं? जल की क्रिया कराते हैं, तो ये इसमें 10 अणु जल के आ जाते हैं और Na2CO3 × 10H2O हो जाता है और ये धावन सोडा बन गया। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, इसका उपयोग बोरेक्स उत्पादन में, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। आपने कठोर जल और मृदु जल पढ़े होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम सल्फेट में होता क्या है? कैल्शियम सल्फेट में जो पानी के अणु होते हैं, सॉरी, जिप्सम जो होता है, क्या क्रिया दे दी, जिप्सम, अच्छा जिप्सम बना रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना। चलिए ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हेमीहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें आधा अणु जल का है और ये आधा अणु जल का और, सॉरी, 1.5 अणु जल का और लेकर के 2 अणु जल के इसमें मिल जाते हैं, तो ये जिप्सम बनता है। इसको अगर हम ताप दे देंगे, गर्म कर देंगे, तो ये इसमें से जल का 1/2 अणु निकल जाएगा जल का, और ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर, अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, रिएक्शन इसको भाई सही नहीं, गलत दे दी। ये एरो इधर होना चाहिए, जिप्सम इधर होना चाहिए, रिएक्शन ये गलत दी है। देख लीजिए, सही रिएक्शन हम आपको लिख के बता रहे हैं। CaSO4 × 2H2O, और इसको जो है हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर बना है CaSO4 × ½ H2O। ये रिएक्शन सही होगी। इस रिएक्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही कर लीजिए, उल्टी रिएक्शन इसमें लिखी हुई है। उपयोग: प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों में जो प्लास्टर नहीं बनता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, सजावट का सामान करने के लिए, और घरों में तो सबको देखा होगा सबने POP लगवाते हुए। क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल का मतलब है किसी भी पदार्थ के एक आयतन, मतलब लवण के एक सूत्र इकाई में, या ऐसे करने, किसी भी लवण के, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई अणुओं की संख्या में उपस्थित, या निश्चित अणुओं की संख्या में उपस्थित निश्चित इकाई आयतन, 1 मिनट, सॉरी, बन नहीं पा रहा, लवण के एक सूत्र, ये घुमा के दी उसने परिभाषा, हम आपको बता रहे हैं सही तरीके से, कि लवण के इकाई आयतन में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं, या किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित निश्चित अणुओं की, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी देख लीजिए, ये जिप्सम है और इसका क्रिस्टल जल कितना है? इसका क्रिस्टल जल हाफ है, आधा अणु इसमें है, हाफ अणु, तो ये क्रिस्टल जल हो गया जिप्सम के साथ में। चलिए, अच्छा आगे उदाहरण, तो उदाहरण दिया इधर, बेकार उधर गए। CuSO4 में 5 अणु जल के हैं, ये 5H2O दिया हुआ है, तो क्रिस्टल जल कितना हो गया? 5 अणु। इसमें 10, इसका 2 अणु हो गया, ये क्रिस्टल जल हो गया। मतलब कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को उसका क्रिस्टल जल, उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। आगे, ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। मिलते हैं फिर कभी।